ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एक्टिविटी। ये कोई नया टर्म एज सच नहीं है। व्हाट इज एक्टिविटी? इट इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम। तो अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, वो जिस रेट से डिके कर रहा है उस रेट को हम बोलते हैं एक्टिविटी। यानी बेसिकली वो हमें देता है क्या है, मॉड ऑफ dN/dt। ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए हम मॉड लगा रहे हैं। dN/dt ऑब्वियसली बात है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। सो मॉड ऑफ dN/dt ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा n। तो उस चीज को हम बोलेंगे उसका एक्टिविटी A। कुछ जगहों पे उसको R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट डजंट मैटर। ठीक है, हम उसको A से लिखने वाले हैं। सो A विल बी इक्वल्स टू लैम्डा n, और n हम जानते हैं n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। सो लैम्डा इंटू n0 इज नथिंग बट द इनिशियल एक्टिविटी, दैट इज a0। इसका जो ग्राफ होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा एज n वर्सेस t। n वर्सेस t पे a का लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, हमें मिल जाएगा एक्टिविटी। अच्छा, एक्टिविटी का जो SI यूनिट है दैट इज कॉल्ड 1 dps, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और इसको हम बैक्यूरल BQ के नाम से भी जानते हैं। 1 बैक्यूरल इज बेसिकली 1 dps, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये जो बैक्यूरल है, जो SI यूनिट है, दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल यूनिट। तो उसके लिए जो सबसे पहले प्रैक्टिकल यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज रदरफोर्ड। 1 रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू 1 मेगा बैक्यूरल और 10 to the power 6 बैक्यूरल। इसके अलावा जो कॉमन एक यूनिट है दैट इज क्यूरी। क्यूरी ने बेसिकली हमारा रेडियम को लेकर काम किया था। तो 1 ग्राम ऑफ द रेडियम आइसोटोप 88-226 हमें जितना एक्टिविटी देती है उसको हम बोलते हैं 1 क्यूरी, एंड 1 क्यूरी इज अप्रोक्सीमेटली 3.7 इंटू 10 to the power of 10 बैक्यूरल। अगेन इसमें प्रॉब्लम ये है, जो क्यूरी इज अ वेरी वेरी लार्ज यूनिट, तो वो भी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं होते हैं। नॉर्मली व्हाट वी टॉक अबाउट इज अबाउट मिली क्यूरी, एंड मिली क्यूरी देखा गया है इट इज अप्रोक्सीमेटली द एक्टिविटी ऑफ 1 kg ऑफ ऑर्डिनरी पोटेशियम। उस ऑर्डिनरी पोटेशियम के अंदर थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं, पोटेशियम 40, और उसके कारण हमें जो एक्टिविटी मिलती है ऑफ 1 kg, दैट इज कॉल्ड द 1 मिलीक्यूरी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक टर्म डिफाइंड होता है, ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, और जो इसके यूनिट्स है उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें याद रखना पड़ेगा बाकी जो है एक्टिविटी में कुछ नया करने पर नहीं है। एक्टिविटी वाले सवाल जो होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। कोई भी पुरानी चीजों का एज निकालने वगैरह में एक्टिविटी हमें काफी ज्यादा मदद करते हैं। हम एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। सो दैट्स वाई ये वाले पार्ट को मैंने अलग से लिया हूं। बाकी अदरवाइज जो रेडियो एक्टिविटी के लॉज है वो रेडियो एक्टिविटीज के लॉ अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, दैट इज द कार्बन डेटिंग टेक्निक। नाम तुम सब लोगों ने सुने होंगे। सो व्हाट इज मीन बाय कार्बन डेटिंग, सबसे पहले उस बात को समझते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल किस लिए होता है? टू एस्टिमेट एज ऑफ अ सैंपल। ठीक है, कोई एक सैंपल का एज को एस्टिमेट करने में हम कार्बन डेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जो हमारा कार्बन होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग कार्बन जो है, तो नेचुरल कार्बन में उसका 3 आइसोटोप होते हैं। क्या क्या? C12, C13 एंड ट्रेस ऑफ C14। ठीक है, नेचुरल कार्बन में C12, C13 और ट्रेस ऑफ C14 होता है, और यहां पर जो है ये दोनों तो हमारा स्टेबल होता है। ठीक है, और ये वाला जो है दिस वन इज रेडियो एक्टिव। ठीक है। अच्छा, नाउ
ये जो हमारा C14 है वो अपर एटमॉस्फेयर में निरंतर जो है वो हमारा प्रोड्यूस होता रहता है। जो हमारा नाइट्रोजन 14 एटम होते हैं, उस नाइट्रोजन 14 एटम के जो न्यूक्लियस है उसमें से वो अपना एक जो हमारा प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन है वो अपना लूज करता है, और लूज करते हुए वो हमारा कार्बन 14 में कन्वर्ट होता है। यानी बेसिकली क्या होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द बेसिक रिएक्शन इज 7N14 प्लस माइनस 1E0 gives 6C14. That is the basic reaction. ठीक है, ऑब्वियसली इसके अंदर न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे के सारे चीजें होती रहती है। ये वाला रिएक्शन जो है वो हमारा अपर एटमॉस्फेयर में निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन ऑब्वियसली बात है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। एक स्टेबल न्यूक्लियस को मैं एक अनस्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर रहा हूं, लेकिन जो अपर एटमॉस्फेयर के जो यूवी रेज वगैरह आते हैं वो इस रिएक्शन को करने का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें बाहर से। ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट वी अज्यूम, इसका एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, ध्यान देना। अजम्पशन ये है जो 6C14 is to 6C12 is a very small ratio and almost constant over time। यानी जब से अर्थ पैदा हुआ है उस टाइम से चालू करके ये जो रेशियो है, ठीक है, वो हमारा लगभग कांस्टेंट है। दिस इज द मेन असम्पशन। देखो, जो एडवांस कार्बन डेटिंग टेक्निक है उस पर एक्चुअल में ये वाला चीज गलत हो जाती है। वहां पर फिर हमें एक्चुअली हिस्टोरिक करेक्शंस करना पड़ता है, उसमें प्रॉपर कर्व्स है। ध्यान देना, जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स होते हैं दैट इज वेरी लो इन कार्बन 14। तो जिस टाइम पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा था उस टाइम पे कार्बन 14 का रेशियो अच्छा खासा अमाउंट पे डिप किया था। वहीं पे जब अर्थ के ऊपर अलग अलग कंट्रीज ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को टेस्टिंग किया, उसके बाद कार्बन 14 का रेशियो जो है वो हिस्टोरिकली हमारा सबसे ज्यादा पीक लिया था अराउंड 1960s। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इसको जो कांस्टेंट एज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअल में थोड़ा सा गलत है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अभी हम लोग क्वेश्चन करने के लिए ये हम मानेंगे जो कार्बन 14 इज टू कार्बन 12 जो है वो हमारा एक बहुत ही ज्यादा स्मॉल रेशियो है। इट इज अराउंड 10⁻⁻6 के ऑर्डर में होता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब फंडा क्या है, जो कोई भी अगर मान लो हमारा लिविंग बीइंग है, ठीक है, वो लिविंग बीइंग हमारा नेचर के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। सो ऑब्वियसली बात है, हम नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रहे हैं। अगर हम प्लांट है तो हम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और अगर हम नॉन लिविंग है, जैसे मान लो हम इंसान हैं, तो जब हम लोग उस पौधे को खा रहे हैं या पौधे का कोई हिस्से को खा रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो या जो भी हो, उन सबको हम इनडायरेक्टली जो है वो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब तक हम जिंदा है तब तक नेचर के साथ हमारा इक्विलिब्रियम सेट है। तो लिविंग बीइंग के अंदर भी जो हमारा 6C14 इज टू 6C12 जो रेशियो है इज द सेम एज अ नेचर। नाउ क्योंकि कार्बन 14 हमारा रेडियो एक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है
every living being has some activity. ऑब्वियस सी बात है, जो भी हमारा लिविंग बीइंग हो उन सब का कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो डेफिनेटली होगा ही होगा। सबसे पहले इस बात को हम रियलाइज करने का कोशिश करें। तो अगर मान लो आज मेरे बॉडी में से एक बोन को निकाला जाए और उस बोन के एक्टिविटी को मैं निकालूं, या रादर मैं स्पेसिफिक एक्टिविटी को निकालूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं तो मेरा एक एक्टिविटी का स्पेसिफिक वैल्यू आएगा जो इंसान को पता है। ठीक है, जो 1 ग्राम हमारा बोन कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना हमें एक्टिविटी मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर लिविंग बीइंग से हम कोई चीज को उठाते हैं तो उसका जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी दैट इज फिक्स्ड। अंडरस्टूड? स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी लिविंग सब्सटेंस is constant. That is the main assumption regarding carbon dating technique. अब जब इंसान मरता है, ठीक है, मान लो when it dies, तो equilibrium with nature decreases. ठीक है, सॉरी क्या बोल दिया, इक्विलिब्रियम विथ नेचर के साथ इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा समाप्त हो गया। वो कोई फर्दर जो है कार्बन का इनटेक नेचर के साथ नहीं करेगा। सो कार्बन 14 बीइंग रेडियो एक्टिव will decrease in amount. मान लो मेरा जो ये हड्डी है ये आज से 2000 साल बाद एग्जाम किया जाए तो दोस्तों ध्यान देना, मेरा हड्डी का जो कार्बन 12 है उसका तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जो कार्बन 14 है वो कार्बन 14 डेफिनेटली डिक्रीज तो किया ही होगा। ठीक है, कार्बन 14 जो है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज तो किया ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है दैट स्पेसिफिक एक्टिविटी विल डेफिनेटली डिक्रीज। ठीक है, तो मान लो जो हमारा लिविंग बीइंग है, कोई भी लिविंग बीइंग का अगर मेरा स्पेसिफिक एक्टिविटी को मैं A0 बोलता हूं और जो मेरा डेड बॉडी है उसका अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी मेरा A है, सो एक्टिविटी तो मास पर डिपेंड करेगा, वो कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट स्पेसिफिक एक्टिविटी डेफिनेटली हमारा फिक्स होगा। तो लिविंग बीइंग का स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर हमारा A0 है और डेड बॉडी का हमारा A है, तो ऑब्वियस सी बात है A विल बी इक्वल्स टू A0 into e to the power of minus lambda T naught. T naught is the time before which it died. आज से जितना टाइम पहले वो मरा था वो टाइम अगर टी नॉट है तो A विल बी इक्वल्स टू A0 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी नॉट। A0 हमें पता है, A हम वाया एक्सपेरिमेंट निकालेंगे और वहां से एक रफ एस्टिमेशन जो है वो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। सो दिस इज द टेक्निक कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। मेरे ख्याल से बेसिक कार्बन डेटिंग का टेक्निक जो है वो हमें समझ में आ चुकी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस वो बात मान लेना, जो लिविंग सब्सटेंस का जो हमारा स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो हमेशा कांस्टेंट है और ये आज नहीं, हम प्री हिस्टोरिक टाइम तक के लिए भी कांस्टेंट ही मानेंगे। ठीक है, अच्छा, ये रेशियो कार्बन का अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना।
ऑब्वियसली एयर में कार्बन डाइऑक्साइड हिस्टोरिकली हमारा बढ़ते जा रहा है ड्यू टू द फॉसिल फ्यूल और समथिंग लाइक दैट, वो उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही है, लेकिन जो ये रेशियो है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड वो लगभग लगभग हमारा कांस्टेंट होता है। ओके ओके दोस्तों, A is a radioactive nucleus that decays to B and that also eventually decays to C, right? A का जो T half है that is 1 hour and that of B is equals to 0.11 hour, 0.001 hour। और हर एक यहाँ पे जो हमारा डिके दिखाया गया है इस पे सिंगल पार्टिकल डिके होती है। तो मान लो ये अल्फा है या फिर मान लो दोनों बीटा है या एक अल्फा एक बीटा है, यानी डिसइंटीग्रेशन हमें एक एक ही मिलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 1 ग्राम ए को मैंने 100 ml वाटर में घोलकर एक सॉल्यूशन बनाया और 1 घंटे बाद मैंने उसका 1 ml को उठाया और 1 ml को उठा के मैंने देखा क्या, जो उस सॉल्यूशन का जो एक्टिविटी आया है दैट इज इक्वल्स टू 1 क्यूरी। तो सवाल ये है जो उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो हमारा कितना है, ए का जो हमारा स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो हमारा कितना है, वो चीज हमें निकालनी है। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को समझो। मैं गलत सॉल्व कर रहा हूं, ऑब्वियस गलती को ढूंढने का ट्राई करो। ठीक है, अच्छा मेरे पास 1 घंटे बाद 1 ml को 1 क्यूरी मिल रहा है, तो आफ्टर 1 आवर A has been reduced to half। ये बात तो ऑब्वियस है क्योंकि 1 घंटे A का हाफ लाइफ है, तो A जो है वो ऑब्वियसली हमारा आधा हो चुका है। सो 100 ml उसके अंदर अब 0.5 ग्राम A ही बचा हुआ है। अगर मैंने 1 ग्राम डाला था तो ऑब्वियस सी बात है उसका आधा ही बचा हुआ है, तो 0.5 ग्राम A ही अब मेरे पे बचा हुआ है, बाकी जो है वो तो हमारा डेफिनेटली डिके हो चुका है। अब 1 ml का जो एक्टिविटी है वो अगर 1 क्यूरी है तो 100 ml का जो एक्टिविटी होगा वो डेफिनेटली 100 क्यूरी होगा। सो ऑब्वियस सी बात है 0.5 ग्राम A इसका एक्टिविटी है 100 क्यूरी, तो 1 ग्राम A का जो एक्टिविटी होगी दैट विल बी 200 क्यूरी। और 1 ग्राम सब्सटेंस का जो हमारा एक्टिविटी होती है दिस इज द स्पेसिफिक एक्टिविटी। सबसे पहले ये वाला सॉल्यूशन को समझो और इसके अंदर जो ऑब्वियस मिस्टेक है वो ऑब्वियस मिस्टेक को ढूंढने का ट्राई करो। दोस्तों सॉल्यूशन के अंदर 2 रेडियो एक्टिव चीज है, एक है A और दूसरा जो है वो है B। तो यहां पर जो हम ये मान ले रहे हैं जो पूरा का पूरा एक्टिविटी A के कारण है वो ऑब्वियसली गलत है। सो दिस इज डेफिनेटली a completely wrong solution that you can clearly understand। मतलब ये है activity will be due to both A and B। जो हमारा एक्टिविटी होगा वो A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा। अब सवाल यह है जो A के कारण कितना होगा और B के कारण कितना होगा। ध्यान दो, जो A का टी हाफ है वो है 1 आवर और B का जो टी हाफ है दैट इज 0.001 आवर। लैम्डा 2 is much greater than lambda 1। that simply implies
decay of B is almost instantaneous. जो हमारा B का डिके होगा दोस्तों, ध्यान देना, दैट डिके इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, यानी A जैसे ही B बनेगा, B तुरंत C में कन्वर्ट हो जाएगा, B प्रैक्टिकली हमारे पास बचेगा ही नहीं. सो दैट मीन्स one decay of A actually results in two disintegrations. अगर मान लो एक न्यूक्लियस ऑफ ए डीके हुआ बी पे, जो कि धीरे धीरे हो रहा है लेकिन हो तो रहा है, और जैसे ही मान लो उस पर एक अल्फा निकला, उसी इंस्टेंट पे बी बनते ही, क्योंकि बी का हाफ लाइफ तो ना के बराबर है, ये हमारा सेकंड्स के ऑर्डर में है, उसी इंस्टेंट पे बी तुरंत हमारा डीके होने वाला है और डीके होके वो हमारा सी पर कन्वर्ट हो जाएगा. मान लो बी से सी में बीटा मिल रहा है, तो जिस क्षण में ए एक्चुअली एक पार्टिकल दिया, हम जो बाहर बैठे हुए हैं उसको असली में 2 पार्टिकल मिला, ना कि 1. तो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा 1 ml में 1 क्यूरी का एक्टिविटी मिला, 1 क्यूरी का एक्टिविटी मिला, ठीक है, ये 1 क्यूरी का एक्टिविटी 2 तरीके से मिल रहा है, ए से बी एंड बी से सी. अब जितना ए से बी मिलेगा एग्जैक्टली उतना ही बी से सी मिल जाएगा. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो 1 क्यूरी का एक्टिविटी है 0.5 ड्यू टू A to B and 0.5 curie due to B to C. So, A का जो एक्टिविटी है वो तो 0.5 क्यूरी ही है. अब यहां पर आ जाओ, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास, क्योंकि 1 घंटे पार हो गया तो 100 ml के अंदर हमारे पास 0.5 ग्राम ही तो ए बचा है, और इसका जो एक्टिविटी आएगी, दैट एक्टिविटी विल बी नथिंग बट कितना, 0.5 इंटू 100. 1 ml में 0.5 क्यूरी मिल रहा है, तो 100 ml पे इंटू 100, यानी दैट विल बी 50 क्यूरी. तो 0.5 ग्राम ए 50 क्यूरी का एक्टिविटी हमें दिखा रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी दैट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज 100 क्यूरी पर ग्राम. सो दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अगर बी का हमें नहीं, मतलब कोई 1 घंटे टाइप्स दिया हुआ होता, तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन हॉरेंडस, क्योंकि बी के लिए फिर हमें सेक्युलर इक्विलिब्रियम, जो वो वाला डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन को इस्तेमाल करना पड़ता. बी का जो एक्टिविटी है वो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल डिके तो होती नहीं है, तो उस चीज को कंप्यूट करना हमारे लिए काफी मुश्किल रहता. ऐसे नहीं जो नहीं कर पाते, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल रहता. ठीक है, तो क्योंकि बी का हाफ लाइफ बहुत छोटा दिया हुआ है, सो द बेसिक assumption दैट गोज इज, जैसे ही ए से बी पैदा होगा उसी इंस्टेंट पे बी जो है वो इंस्टेंटली हमारा डीके होके सी पे कन्वर्ट हो जाएगा. तो एवरी डीके ऑफ ए विल एक्चुअली गिव अस 2 disintegrations. I hope this point is perfectly understood. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो. A bone is suspected to have originated during the period of अशोका. अशोका जो है वो हम जानते हैं बीसीस की कहानी है, बिफोर क्राइस्ट की कहानी है. ठीक है,
तो मैंने उस बोन को एनालाइज किया और एनालाइज करके पाया जो C14 is to C12 इज 10 to the power minus 12 और लिविंग बीइंग का जो रेशियो होता है दैट इज 1.2 into 10 to the power minus 12। अगर कार्बन 14 का हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है तो क्या हमारा सस्पिशन जो है वो हमारा ट्रू है। अच्छा, लुक एट दिस नंबर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कार्बन 14 थोड़ा सा ऐड या सब्सट्रैक्ट होने पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डेफिनेटली कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो लेट नंबर ऑफ C12 in C12 nucleus in sample equals to N naught। ठीक है, so number of nucleus of C14 कितना आ जाएगा मेरे पास 1.1 into 10 to the power minus 12 N naught। इतना न्यूक्लियस ऑफ C14 हमारे पास ऑलरेडी है और जो हमारा एक्सपेक्टेड है एक्सपेक्टेड इन द सेंस अगर मैं उसको लिविंग मान लूं तो जितना होना चाहिए वो इतना होना चाहिए। सो इतना न्यूक्लियस अगर हमारा उतने में कन्वर्ट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हम लिख सकते हैं 1.1 into 10 to the power minus 12 N naught will be 1.2 into 10 to the power minus 12 N naught into e to the power of minus lambda t। ये चीज हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर लिविंग होता तो इतना होता, तो मान लो वो उतना नहीं है तो टी टाइम पहले मर गया है, उस चीज का बोन है ये, तो इसके लिए मैं डेफिनेटली ये चीज लिख सकता हूं, राइट। So N naught is cancelled, so this is also gone, so e to the power of lambda t will be equals to 12 by 11, यानी t जो आएगा that will be 1 by lambda ln 12 by 11। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। And now if we want to substitute the values, so t half जो है वो हमारे पास कितना है 5730 years, so lambda जो है that is equals to ln 2 by 5730, तो t जो आएगा that will be 5730 by ln 2 ln 12 by 11। अच्छा, अगर एग्जाम में कैलकुलेट करने बोले तो हम कैसे करेंगे, एग्जैक्ट तो नहीं कर पाएंगे। 1 by 11 भी सफिशिएंटली स्मॉल तो है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1 plus 1 by 11 लिख दिया, ठीक है, एंड इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 by 11। तो यहां पर अगर मैं करता हूं तो यहां पर आएगा 5 2 एंड 5 to 1, ये अप्रोक्सीमेटली जो होगा that will be 5 to 1 by 0.7 मान लो, ठीक है, 5 to 1 by 0.7 मान लो, तो ये हमारे पास आएगा 7 7 49 31 मतलब 4 28, तो 28 लगभग 743 years ये हमारा आने वाला है। सो रफ एस्टिमेट जो है वो है हमारा 743 years। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हो तो ये 720 करीबन आती है, ठीक है, मैंने बहुत बार किया हूं तो इसलिए मुझे याद है। खैर, अभी ऑब्वियसली 2020 चल रहे हैं और मैं 743 years के पहले अगर चला जाऊं तो ऑब्वियसली मैं 1300 समथिंग में पहुंचने वाला हूं। सो दैट इज डेफिनेटली नॉट द टाइम ऑफ अशोका, क्योंकि ये तो हम एडी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम दिल्ली सुल्तानेट और
मुगल का ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बात कर रहा हूं, डेफिनेटली इट्स नॉट अ टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक ऑफ कार्बन डेटिंग। जो हमारा बोन का रेशियो है और जो हमारा लिविंग बीइंग का रेशियो है, वो दो नंबर्स जो है वो डेफिनेटली जो लिविंग एक्टिविटी और जो हमारा नॉन लिविंग एक्टिविटी है उन दोनों के प्रोपोर्शनल है, और उस तरीके से हम नॉर्मल रेडियो एक्टिव लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम टाइम पीरियड जो है वो हम निकाल सकते हैं। राइट, ओके दोस्तों, तो जस्ट लाइक कार्बन डेटिंग, हमारा अपर एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो भी हमारा प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड टिट्रियम। ठीक है, तो अपर एटमॉस्फेयर में जो है वो हमारा टिट्रियम प्रोड्यूस होता है, और उस अपर एटमॉस्फेयर के जो क्लाउड है उस क्लाउड के अंदर भी वो टिट्रियम घुसते हैं, और वो जो टिट्रियम घुसते हैं तो वो जब रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आता है तो नेचर पे वो जो टिट्रियम रेडियो एक्टिव डिके के कारण खत्म हो रहा है उस चीज को पूरा करने में हमें मदद करता है। तो जस्ट लाइक हम लोगों ने ये बोले थे, जो कार्बन 14 इज टू कार्बन 12 वो हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांस्टेंट रहता है, तो टिट्रियम इज टू नॉर्मल प्रोटियम जो है वो भी हमारा कांस्टेंट रहता है। टिट्रियम इज अ मच अनस्टेबल न्यूक्लियस। इसका हाफ लाइफ जो होता है दैट इज 12 ईयर्स। ठीक है, सो मेरे पास एक बॉटल ऑफ वाइन है। वाइन बनाने में ऑब्वियसली पानी का इस्तेमाल हुआ है, और पानी में कुछ ना कुछ टिट्रियम वाला पानी तो डेफिनेटली होता ही होता है। तो अगर मान लो आज मैंने कोई वाइन बनाया, उस वाइन का एक्टिविटी जो है वो जितना होना चाहिए, हमारा जो बॉटल ऑफ वाइन है, जो वाइन हम जानते हैं बहुत पुराने करके रखते हैं, ठीक है, वाइन जो है वो जितना एज होता है उतना उसका कीमत बढ़ती है, तो अभी उसका एक्टिविटी केवल और केवल 150 है। तो सवाल ये है, जो हमारा वाइन का बॉटल है उसका एज हमारा कितना है? ओके, लेट्स सी। जो मान लो जो हमारा नेचुरल एक्टिविटी है, वो नेचुरल एक्टिविटी जो है मान लो दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट। तो एक्टिविटी ऑफ वाइन वो डेफिनेटली है ए नॉट बाई 5। नेचुरल एक्टिविटी अगर ए नॉट है तो वाइन का जो एक्टिविटी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट बाई 5। मेरे ख्याल से ये फंडा हमें समझ में आ गया है। अच्छा, T इक्वल्स टू 0 पे जहां पर मैंने वाइन के बॉटल को पैक कर दिया, उसके बाद नेचर के साथ कनेक्शन खत्म हो गया, लेकिन टिट्रियम जो है वो निरंतर डिके करेगा और इस कारण पे हमारा समाप्त भी होता रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो T टाइम पहले वो बॉटल पैक हुआ, तो ए नॉट बाई 5 इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। So what we get is e to the power lambda t equals to ln 5. So t जो आ जाएगा मेरे पास that will be equals to 1 by lambda. Sorry, मैंने क्या लिख दिया? This is 5 into ln 5. And 1 by lambda is nothing but ln 2 by t half. तो t half into ln 5 by ln 2. बेस चेंज रूल लगा दो। दिस इज log 5 by log 2. Log 2 is approximately 0.3. So this will be approximately 12 log 5 0.7 upon 0.3. So this is 440. तो वाइन जो हमारे पास है that is of the age 28 years. So दोस्तों, ये भी और एक क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। तो आसान क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं, अब थोड़ा सा हम बेटर लेवल ऑफ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बाकी एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं उनमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। मेन यहां पर मैं जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग बातचीत करने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। यूरेनियम का 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, relatively more stable uranium 238 and a lesser stable uranium 235। ठीक है,
राइट नाउ जो हमें नेचुरली ऑकरिंग यूरेनियम ओर मिलता है उस पर दोनों का कंसेंट्रेशन ऑब्जर्व्ड है eta1 एंड eta2. eta1 इज ग्रेटर देन eta2. यूरेनियम 235 एक्चुअल में नेचर में काफी कम मिलता है. ठीक है. नाउ अगर दोनों का हाफ लाइफ τ1 और τ2 है तो सवाल यह है, अगर शुरुआती दौर पे जब अर्थ हमारा पैदा हुआ था उस टाइम पे अगर दोनों आइसोटोप्स का कंसेंट्रेशन इक्वल था तो इन दैट केस अर्थ का एज कितना है अप्रोक्सीमेटली वो हमें एस्टिमेशन करना है. ठीक है. ओके. तो क्या करेंगे दोस्तों, मान लो एट बर्थ ऑफ अर्थ. ठीक है. अच्छा, ऑब्वियसली बात है जो हमारा कंसेंट्रेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. तो हम नंबर ऑफ न्यूक्लियस को लेकर ही काम करेंगे. उनका रेशियोज जो होंगे वो कंसेंट्रेशन के रेशियोज इक्वल होंगे. बोथ ऑफ देम हैव N0 एक्टिव न्यूक्लियस. दोनों के पास N0 एक्टिव न्यूक्लियस हमारे पास एग्जिस्ट करेगा. तो यूरेनियम 238 का जो डीके कांस्टेंट है मान लो वो है λ1. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज नथिंग बट ln2/τ1. और यूरेनियम 235 का है λ2 एंड दैट इज नथिंग बट ln2/τ2. ठीक है. सो दोस्तों यहां पर जो हम लिख सकते हैं, जो यूरेनियम 231 का N1 होगा दैट विल बी नथिंग बट N0 इंटू e⁻⁻1t और यूरेनियम 235 का N0 e⁻⁻2t. और कंसेंट्रेशन क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस के प्रोपोर्शनल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा N1/N2 होगा दैट विल बी eta1/eta2. और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा N0 कट, दिस विल बी e⁻λ2 minus λ1 into t. एंड नाउ इफ आई टेक द लॉग, जो हमारा t आएगा दैट विल बी ln eta1 minus by eta2 by λ2 minus λ1. तो एज ऑफ द अर्थ का जो हमारा एस्टिमेशन आएगा दैट विल बी ln eta1 minus ln eta2 ln2 कॉमन लेते हुए 1/τ2 minus 1/τ1. So the age of the earth t will come out to be τ1 τ2 by τ1 minus τ2 ln of eta1 by eta2 divided by ln2. So that is the approximate age of the earth. काफी आसान क्वेश्चन है. तो इस तरीके से हम लोग एज का एस्टिमेशन जो है वो हम लगाते हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हम इसके ऊपर हम देख चुके हैं अभी. ठीक है. तो एज एस्टिमेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से हम लोग को लग चुका है. तो अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा अब बढ़ाने वाले हैं. ठीक है. ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं. यूरेनियम 238 जो है बाय अ सीरीज ऑफ सम रिएक्शंस गेट्स कन्वर्टेड टू द लेड 226. ठीक है. मैंने अभी एक रॉक सैंपल को एनालाइज किया तो जो यूरेनियम और लेड का वेट रेशियो आया दैट केम आउट टू बी 4:3. ठीक है. इनिशियली एज्यूम करो रॉक के अंदर केवल यूरेनियम था और यूरेनियम से लेड आने का जो हमारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे उन सबका हाफ लाइफ काफी ज्यादा छोटा है. यानी प्रैक्टिकली हमें इंस्टेंटेनियस डीके जो है वो हमें मिल जाती है. तो सवाल ये है, अगर यूरेनियम का हाफ लाइफ हमारा
4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स है, और लेड जो है वो हमारा स्टेबल है, तो रॉक का जो एज है उस एज का एस्टिमेशन हमें लगानी है। तो ये हम किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मान लो इनिशियली नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज इक्वल्स टू n0, राइट। अच्छा, तो t टाइम बाद लेट t बी एज ऑफ अर्थ, सॉरी अर्थ बोला, रॉक, पिछले क्वेश्चन का भी दिमाग पे घूम रहा है। लेट t इज इक्वल्स टू द एज ऑफ रॉक। तो ऑब्वियस सी बात है, जो n ऑफ यूरेनियम होगा वो होगा n0 इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ लेड will be nothing but n0 minus nu तो जो मोल्स का रेशियो होगा, मोल्स ऑफ यूरेनियम, वो हमारे पास आ जाएगा nu बाई एवोगैड्रो नंबर। सो मास ऑफ यूरेनियम आएगा nu बाई Na इंटू 234, सॉरी 238, क्या लिख रहा हूं, ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। और बाई सिमिलर लॉजिक मास ऑफ लेड जो आएगा दैट विल बी n0 माइनस nu by Avogadro number into 226। सिमिलर लॉजिक से मैं ये भी लिख सकता हूं। अब इन दोनों का रेशियो जो है वो हमें दे रखा है 4:3। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास जो आएगा 4/3 विल बी इक्वल्स टू क्या, 238 by 226 into nu by n0 minus nu। ये हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास जो आएगा n0 माइनस nu by nu जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 238 by 226 into 3/4। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ चुका है। एंड ये अप्रोक्सीमेटली 0.75 है, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी, क्योंकि मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया था, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.79। So what I have is n0 by nu, 1 को उधर लेकर चले जाओ, 1.79, and n0 by nu is nothing but e to the power lambda t. So this will be equals to e to the power of lambda t. तो t जो आएगा that will be 1 by lambda ln 1.79, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, 1 by lambda is nothing but ln 2 by t half, एंड बाय द वे ऊपर नीचे ln आएगा, बेस चेंज रूल लगा दो, उसको सिंपली लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो t जो आएगा दैट विल बी t half, दैट इज 4.5 into 10 to the power 9 into log of 1.79 by log of 2। अच्छा, log of 1.79 निकलना आना चाहिए। 1.79 is nothing but 1.8 and 1.8 is nothing but 9/5, ठीक है।
log 9 निकालना हमें आता है, इट इज 2 log 3 दैट इज 0.96, ठीक है, और log 5 जो है वो है हमारा 0.7, ठीक है, तो इसमें जो आएगा 0.96 माइनस 0.7 दैट विल बी 0.26। सो दिस इज इससे थोड़ा सा कम कर लो, 0.25 लिख दो, ठीक है, जहां से सेकेंड डेसिमल में अंतर पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है t जो अप्रोक्सीमेटली आएगा 10 to the power 9 0.25 by 0.3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.5 और 1.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारे पास आ जाएगा 3.75। तो जो हमारा रॉक का एज आएगा दैट विल बी 3.75 into 10 to the power of 9 years. So that is the time before which the rock was made up of. ठीक है, रॉक कोई भी कारण पे बना होगा ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट जो हम एज का एस्टिमेशन लगाएंगे दैट विल कम आउट टू बी 3.75 into 10 to the power 9 years. ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। In nature, consider a decay chain that starts from 90 thorium 232 to 82 lead 208. In the process, it gives some alpha decay and some beta decay. ठीक है, a thorium ore sample contained 8 into 10 to the power minus 5 ml of helium gas at STP, and it also contained 5 into 10 to the power minus 7 gram of thorium. तो सवाल यह है, जो अगर हीलियम का ओनली सोर्स हमारा थोरियम है और जितना भी हीलियम पैदा होता है वो सारे ओर के अंदर रिटेन होता है, तो वी हैव टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ओर। थोरियम का हाफ लाइफ दे रखा है 1.39 into 10 to the power of 10 years. ओके, सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, यहां का चेंज केवल अल्फा के कारण आया होगा, ठीक है, तो जो हमारा इसका एटॉमिक नंबर पे जो एटॉमिक मास पे जो चेंज आया है, डेल्टा ए इफ वी सी इज 232 minus 208 that is 24, और हर एक अल्फा जाने पर 4 का बदलाव होता है, तो 1 चेन implies 6 अल्फा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा अल्फा है वहीं से हीलियम पैदा हुआ है, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हुए कन्वर्ट होता है हीलियम गैस में। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा बोलो? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम ये 8 into 10 to the power minus 5 ml at STP है, तो लीटर में अगर कन्वर्ट कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 into 10 to the power of minus 8 by 22.4 into 6.02 into 10 to the power 23 एवोगाड्रो नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो राइट, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड अगर हम लगभग इसे कैलकुलेट करें, इसे 3 मान ले और 24 मान ले, तो यहां पर ऊपर जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.1 into 10 to the power of 15 atoms। बट एक थोरियम डीके होने पर 6 हमें अल्फा मिलता है, यानी 6 एटम्स ऑफ थोरियम जो है, 6 एटम्स ऑफ हीलियम गैस जो है वो एक थोरियम एटम से पैदा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एटम्स ऑफ अल्फा डीके थोरियम decayed, that will simply come out to be 1
2.1 into 10 to the power 15 by 6। क्योंकि एक थोरियम से 6 अल्फा पैदा होता है, तो जितना हीलियम का एटम है उसका 1/6 थोरियम डेफिनेटली हमारा डिके किया था। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 एटम्स। तो इतना थोरियम का एटम जो है वो उस सैंपल में इवेंचुअली डिके हुआ था, राइट। अच्छा, एटम्स ऑफ थोरियम लेफ्ट, क्योंकि कुछ तो थोरियम डेफिनेटली बचा हुआ है, तो थोरियम का मास जो दिया हुआ है दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर -7 ग्राम, और उसका जो एटॉमिक मास है वो है 232। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 बाई 232, 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये जो हमारे पास आएगा ये लगभग अगर हम देखें, इसको हम एक बार के लिए 230 मान लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 46, और 6.02 बाई 46 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 एटम्स। ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमारे पास समझ में आ चुका है। ये है 1.3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15 एटम्स जो हमारे पास अभी भी बचा हुआ था, और जितना डिके किया है वो है 3.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 एटम्स। तो इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ थोरियम जो आएगा वो इन दोनों का सम होने वाला है, एंड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1.65 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 15। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो नंबर है ये नंबर है मेरा n0, और ये जो नंबर है वो है मेरा n। ये जो नंबर है दिस इज n0, और ये जो नंबर है वो है हमारा n। तो ऑब्वियस सी बात है n जो है दैट इज इक्वल्स टू n0 इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा t। तो e टू द पावर लैम्डा t जो होगा दैट विल बी n0 बाई n, दैट इज 1.65 बाई 1.3। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी 1.25 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ओके, मतलब उतना सही कैलकुलेशन नहीं है, बट 1.25 हेल्प्स अस। उसका लॉग हम निकाल सकते हैं, और लॉग के अंदर हम जानते हैं 1.25 से 1.3 में जो वेरिएशन आएगा उसको हम प्रैक्टिकली डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और वैसे भी हम कौन सा log 2 का एग्जैक्ट वैल्यू पुट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन तो वहां पर भी होता है। तो 1.25 विल वर्क प्रेटी गुड फॉर अस। सो जो हमारा लैम्डा टी होगा दैट विल बी ln 1.25, तो ln 2 बाई टी हाफ इंटू टी, ये इसका वैल्यू है। तो t जो आएगा दैट विल बी टी हाफ इंटू ln 1.25 डिवाइडेड बाई ln। अच्छा, ln को बेस चेंज रूल लगा दो तो उसको log में कन्वर्ट कर दो, इट विल बी log 5 by 4। तो log 5 माइनस log 4 इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। log 5 माइनस log 4 इज अप्रोक्सीमेटली 0.1। तो log 5 क्योंकि 0.7 होता है, log 2 जो होता है वो होता है 0.3, तो ये वाला आ जाएगा 0.1, और ये वाला जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.3। तो ये वाला टर्म जो होगा वो होगा 1/3, और दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3
इतना ईयर्स ये हमारे पास आने वाला है। एंड इफ आई कैलकुलेट तो यहां पर हो जाएगा 4 6, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 4.63 into 10 to the power of 9 years. So that is the approximate age of the earth, और जो हम साफ साफ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, राइट? ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑफ अ डिफरेंट फ्लेवर। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिविटी का सच कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। मेरे पास एक 100 ml का सैंपल है जिसमें मैं पानी के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव सैंपल घोल दिया हूं, ठीक है। और वो रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो वाटर के अंदर घुला हुआ है, बट कोई केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है, ठीक है ना। वो जो कंटेनर है, इनिशियल वॉल्यूम उसका 100 ml है, उसके अंदर सैंपल का, उस सैंपल के अंदर में निरंतर पानी जो है वो फीड करते जा रहा हूं, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 100 ml पर सेकेंड। एंड ऑन द अदर हैंड इसके नीचे एक छोटा सा होल है जिसके अंदर, कटोरे के अंदर कुछ सैंपल बाहर भी कंटिन्यूअसली निकलते जा रहा है एट अ रेट ऑफ 20 ml पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियली जो हमारा 100 ml का सैंपल था उसका एक्टिविटी था A0, तो 5 सेकेंड बाद जो नीचे का कटोरे हैं उस पर ऑब्वियसली 100 ml सॉल्यूशन हमारा इकट्ठा होगा, ठीक है। तो सवाल ये है उस 100 ml का सॉल्यूशन का एक्टिविटी कितनी होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन है और प्रोसेस ऑफ सैंपल टेकिंग है वो हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी एक्टिविटी जो है वो निरंतर हमारा बदलते जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करने का ट्राई करो। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। यहां पर रेडियो एक्टिविटी का बहुत ही कम चीज है, मेनली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डाइल्यूशन, तो उस चीज पे ध्यान दो। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है यहां पर तुम लोगों ने पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई किए हो। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मान लो आफ्टर t सेकेंड, ठीक है, शुरुआत में जो हो गया है आफ्टर t सेकेंड, जो हमारा इनसाइड वॉल्यूम होगा, जो मेरा इनसाइड वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। ध्यान देना, जो इनसाइड वॉल्यूम होगा दैट विल बी नथिंग बट 100 प्लस 100t माइनस 20t, एंड दैट विल बी नथिंग बट 100 प्लस 80t ml। ये हमारा अंदर का वॉल्यूम होने वाला है, क्योंकि 100t जो है वो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड है, और जो हमारा 20t है वो 20t से हमारा बाहर निकल गया है। तो इतना वॉल्यूम जो है वो हमारा अंदर बचा हुआ है। एंड लेट इट्स एक्टिविटी इज इक्वल्स टू A। नाउ अगले इंस्टेंट में ये वाला सैंपल में से एक बूंद जो है वो हमारा बाहर जाने वाला है, ठीक है। सो इन टाइम dt 20 dt ml of this will go out, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, नीचे पे जो हमारा ऐड हो रहा है वो कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस को ऐड करता रहेगा, तो उस कारण पे जो भी एक्टिव न्यूक्लियस यहां पर आएगा उसका एक्टिविटी डायरेक्टली कटोरे के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो लेट एक्टिविटी inside the
कटोरा इंक्रीजेस बाय DA, ठीक है। इस कटोरे का जो हमारा एक्टिविटी है, मान लो ये हमारा इंक्रीज करता है बाय एन अमाउंट ऑफ DA, राइट। अच्छा, नाउ जो कटोरे का इनिशियल एक्टिविटी था दैट वाज 0। जो कटोरे का इनिशियल एक्टिविटी था, सॉरी इसको मैंने थोड़ा DA डैश लिख देता हूं क्योंकि A तो मैंने दूसरा वेरिएबल लिया हूं, A तो मेरा कंटेनर का एक्टिविटी है, राइट। तो इसका जो हमारा DA डैश होगा दोस्तों, वो मेरा कितना होगा? ध्यान देना, इसका जो एक्टिविटी है A, वो हमारा है 100 प्लस 80T में। तो पर यूनिट वॉल्यूम एक्टिविटी इतना है, तो 20DT पे जो हमारा एक्टिविटी ऐड होगा वो हमारा इतना होने वाला है। तो DA डैश जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A DT बाई 5 प्लस 4T। मेरे ख्याल से ये चीज हमें सबसे पहले समझ में आ चुकी है, ठीक है। जो एक्टिविटी हमारे यहां पर ऐड होगी, इसका एक्टिविटी जितना अमाउंट से बढ़ेगी, दैट DA डैश विल बी इक्वल्स टू A DT बाई 5 प्लस 4T। सबसे पहले इस बात को समझने का ट्राई करो। अब ध्यान देना, हाफ लाइफ बहुत बड़ा दे रखा है, तो ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, जो हमारा ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी है, A does not change। ऑब्वियस सी बात है, रेडियो एक्टिविटी के कारण, क्योंकि हाफ लाइफ बहुत बड़ा दे रखा है, तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इतना 5 सेकेंड के दौरान जो हमारा बदलेगा उसको हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा एक्टिव न्यूक्लियस था, जो केवल और केवल T इक्वल्स टू 0 पे हमारा कंटेनर के अंदर था, अब वो 2 पार्ट में स्प्लिटेड है। कुछ हिस्सा कंटेनर के अंदर होगा और कुछ हिस्सा जो है वो कटोरे के अंदर होगा, बट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो तो डेफिनेटली हमारा नहीं बदल रहा है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो हमारा A प्लस A डैश होगा, A कंटेनर के अंदर का एक्टिविटी है, A डैश जो है वो हमारा कटोरे का एक्टिविटी है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू A नॉट। यानी जो हमारा A डैश होगा दैट विल बी A नॉट माइनस A। तो DA डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस DA। इनफैक्ट इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो A डैश से मतलब है, सॉरी मैंने A के लिए सॉल्व क्यों करूं। हाँ, A डैश जो होगा दैट विल बी सिंपली A नॉट माइनस A। तो अगर ये वाला बात को तुम समझ गए हो तो यहां पर अब सिंपली पुट करो, नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। DA डैश विल बी A नॉट माइनस A इंटू DT डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4T। तो मेरे पास जो आएगा DA डैश बाई A नॉट माइनस A दैट विल बी DT बाई 5 प्लस 4T। And now what we have is sorry. And so now what we have is integral DA dash by A naught minus A dash integral DT बाई 5 प्लस 4T। T इक्वल्स टू 0 पे A डैश इसका जो एक्टिविटी था वो डेफिनेटली हमारा 0 था। नाउ जो हमारा T होगा, T हमें दे रखा है 5 सेकेंड, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू A डैश जो हमें कंप्यूट करना है। तो यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं तो ln ऑफ
ए नॉट माइनस ए डैश बाई ए नॉट, आगे एक का माइनस साइन आएगा, दैट विल बी 1/4 ln, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 25/5, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस ए डैश बाई ए नॉट minus 1/4 ln 5. So a dash by a naught will be equals to 1 minus 5 to the power of minus 1/4. तो इसके अंदर का जो हमारा एक्टिविटी होगी that will be a naught, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी वांट टू एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ठीक है, तो इस कारण में मैंने क्या किया, एक ह्यूमन बीइंग के जो बॉडी है उसके अंदर जो सोडियम 24 एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस को मैंने इंजेक्ट किया। ठीक है, और उसको जो मैंने इंजेक्ट किया उस पर मैंने देखा, जो उस सैंपल को जो मैंने इंजेक्ट किया था उसका एक्टिविटी था 1 माइक्रोक्यूरी। सोडियम 224 का जो हमारा हाफ लाइफ है दैट इज टेकन टू बी 15 आवर्स, एंड नाउ 5 घंटे बाद मैंने इंजेक्शन के थ्रू बंदे के बॉडी से एक ब्लड सैंपल लिया, और उस ब्लड सैंपल का जो एक्टिविटी हमें मिला दैट वाज 300 dpm disintegrations per minute per ml of the blood. Then we have to estimate the volume of blood in the body. So that's the question. सबसे पहले 1 curie कितना होता है? 1 curie I know is equals to 3.7 into 10 to the power of 10 dps. तो 1 microcurie जो है that is equals to 3.7 into 10 to the power of 4 dps. और जितना एक्टिविटी में बॉडी का इंजेक्ट करूंगा वो इवेंचुअली पूरा का पूरा ब्लड में फैल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी द एक्टिविटी ऑफ बॉडी एट t equals to 0 सेकेंड। एट t equals to 0 सेकेंड में जो हमारा बंदे का एक्टिविटी होगी वो हमारी इतने होने वाली है। सो एट t equals to 5 आवर जो टोटल एक्टिविटी ऑफ ब्लड है, मान लो दैट इज इक्वल्स टू ए। जो हमारा टोटल एक्टिविटी ऑफ द ब्लड है दैट इज इक्वल्स टू ए। सो ए इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ए टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी जो है दैट इज, उसको मैं ए नॉट ही रहने देता हूं राइट नाउ। तो ए टू द पावर ऑफ माइनस ln2, हाफ लाइफ 15 दे रखा है, इंटू 5। सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए नॉट इंटू e टू द पावर ऑफ ln 2 to the power minus 1/3. So that is equals to a naught into 2 to the power of minus 1.3. 2 to the power of minus 1/3 थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसका वैल्यू हम जो लेकर काम करते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 0.8 होता है। 2 to the power 1/3 इज अप्रोक्सीमेटली 5/4 अप्रोक्सीमेटली। करके देख लो, 125/64 आता है 5/4 लेने पे। 128 होता तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इन दैट केस एग्जैक्टली 2 हो जाता। बट जो हमारा 2 to the power 1/3 का हम वर्किंग वैल्यू लेते हैं, दैट वर्किंग वैल्यू इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 2 to the power 1/3 का 5/4। तो 2 to the power minus 1/3 का डेफिनेटली जो आएगा दैट विल बी
0.8. So this will be equals to 0.8 into A naught. ये हमारा होने वाला है. So this is the activity that we are going to get after 5 hours. ठीक है? Now let volume of blood is equals to VML. तो ऑब्वियस ही बात है, एक्टिविटी पर ml जो हमें मिलेगा that will be 0.8 into 3.7 into 10 to the power 4. इतना DPS. बट हमें जो मिला है वो है 300 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट. तो पर सेकेंड जो मिला है दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 5. जो हमें मिला है दैट इज डेफिनेटली इक्वल्स टू 5. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा 0.8 इंटू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई V होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 5. तो मेरे पास V जो आ जाएगा दैट V विल बी इक्वल्स टू 0.8 इंटू 3.7 इंटू 10 बाई 5 लीटर. मैंने ml को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसे 10 टू द पावर 3 मैंने खत्म कर दिया. तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 3.7 लीटर. ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा. एंड इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली कंप्यूट कर ले तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3.7 1.85 और इसके बाद है 0.1 से 0.37 तो 249. सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5.92 लीटर. So the volume of the blood is approximately 5.92 liter. तो दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन था. किस तरीके से हम ये एक्टिविटी वाले सवाल को हैंडल करते हैं, उसका एक प्रिलिमिनरी आइडियाज जो है वो तो हमें यहां पर मिल चुकी है, राइट? ओके दोस्तों, सो लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग एक्टिविटी. क्या बोला है, हमारे कोई बॉडी में अगर कोई सब्सटेंस आ जाती है तो सर्टेन सब्सटेंसेस जो है बॉडी उसको डिफरेंट टेक्निक से वाया यूरिन हो या वाया स्वेटिंग हो, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, बॉडी जो है उसको रेडियो एक्टिव डीके की तरह ही कोई सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी से बाहर उसको निकालना चाहता है. इसका एक एग्जांपल है टेक्नीशियम. टेक्नीशियम को अगर हम बॉडी में डालेंगे तो बिना टेक्नीशियम के डीके को कंसीडर करते हुए भी उसका 50% अमाउंट तो बॉडी 24 आवर्स में बाहर निकाल देते हैं. बट टेक्नीशियम 99 अपने आप में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, हाईली रेडियो एक्टिव है, जिसका हाफ लाइफ जो है दैट इज इक्वल्स टू 6 आवर्स. तो सवाल यह है, अगर इनिशियली मैं बॉडी के अंदर कोई एक मैकेनिज्म के थ्रू 6 माइक्रोक्यूरी अमाउंट का टेक्नीशियम जो है वो मैंने इंसर्ट किया, तो कितनी देर बाद उस टेक्नीशियम का जो एक्टिविटी होगा वो एक्टिविटी हमारा कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोक्यूरी. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में लैंग्वेज पे हमें खेलने का कोशिश किया है, बट ध्यान दो, अगर मैं इसके बारे में ध्यान से देखूं तो टेक्नीशियम के पास बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट रास्ता है. एक है एक्सक्रीशन और दूसरा जो है वो है रेडियो एक्टिविटी. ये खुद रेडियो एक्टिव है जिस कारण पे ये डिके करेगा, और एक्सक्रीशन जो है उसके कारण भी ये डेफिनेटली डिके करने वाला है. तो एक्सक्रीशन के कारण अगर डीके कांस्टेंट है λ1 और रेडियो एक्टिविटी के कारण मान लो डीके कांस्टेंट है λ2. सो दोस्तों ध्यान देना, जो हमारा dA/dt होगा दैट विल बी माइनस λ1 प्लस λ2 इंटू A. इज जस्ट लाइक पैरेलल मेथड्स. सो दोस्तों ध्यान देना,
जो हमारा ए होगा दैट विल बी नथिंग बट ए नॉट इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2t. So now what we need is a half activity. So a naught by 2 a naught e to the power minus lambda 1 plus lambda 2t. तो lambda 1 plus lambda 2 into t जो आ जाएगा that will be simply equals to 2. Right? So दोस्तों ध्यान देना, अब कुछ है नहीं, बचा नहीं है. lambda 1 जो होगा वो होगा सॉरी दिस इज ln2 सॉरी नाउ पहले वाले प्रोसेस एक्सक्रीशन का हाफ लाइफ जो है वो है 24 आवर्स. सो lambda 1 जो होगा दैट विल बी ln2 प्लस 24 और lambda 2 जो होगा इसका हाफ लाइफ दे रखा है हमें 6 आवर्स. दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ln2. सो ऑब्वियस सी बात है ln2 खत्म कर दो, t इंटू 1/24 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 1. तो t जो आ जाएगा दैट विल बी 24/5 दैट इज इक्वल्स टू 4.8 आवर्स. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Once you have understood, it is nothing but a parallel process. जो एक्सक्रीशन है उसको भी तो एक रेडियोएक्टिव डिके की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सक्रीशन जो है वो रेडियोएक्टिव लॉ ही फॉलो करता है. ये चीज हमें बोला गया है. तो इफेक्टिवली यहां पर दो रेडियोएक्टिव डिकेस काम कर रहा है. एक तो उसका ट्रू रेडियोएक्टिविटी और दूसरा जो उसका एक्सक्रीशन प्रोसेस है. और वहां से हमारे पास जो इफेक्टिव हाफ लाइफ आ गया है दैट इज इक्वल्स टू 4.8 आवर्स. अगर हम एक बार रियलाइज कर ले जो ये हमारा एक पैरेलल प्रोसेस है तो वहां पे तो कुछ करना ही नहीं था. 1/t½ इफेक्टिव इस पहले वाले 1/t1 प्लस 1/t2, तो 1/24 प्लस 1/6 वो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे. तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग एक्टिविटी वाले पार्ट जो है उसका चर्चा को समाप्त करते हैं. क्वेश्चंस इसी प्रकार के बनते हैं इसमें. हाँ, कैलकुलेशंस जो है वो कितना भी टफ बनाया जा सकता है उसका कोई अंत जरूर नहीं है, ठीक है. बट इतना घटिया कैलकुलेशन नॉर्मली एग्जाम में नहीं आते हैं, और अगर बहुत घटिया कैलकुलेशन दे देगा तो एग्जाम के टाइम फ्रेम में वो सॉल्व हो पाना काफी मुश्किल हो जाएगी. वो तो सच्चाई है ही है, ठीक है. तो रेडियोएक्टिविटी वाला पार्ट हम लोग लगभग समाप्त कर चुके हैं. लास्ट एक चीज जो है वो हमें देखना है रेडियोएक्टिव सीरीज, और उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे समाप्त हो जाएंगे. ओके.